प्रिय विद्यार्थियों, इससे पिछली वीडियो में हमने समाज शास्त्र की मौलिक अवधारणाओं की श्रृंखला में सामाजिक समूह की अवधारणा पर चर्चा की थी, जिसके तहत हमने सामाजिक समूह की परिभाषा एवं विशेषताएं देखी थी। इस वीडियो में हम सामाजिक समूहों का वर्गीकरण देखेंगे। जब भी सामाजिक समूहों का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्री फील्ड में गए, उन्होंने ये देखा कि सामाजिक समूह कई प्रकार के होते हैं। ज्ञान को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से इन समूहों को विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर एवं विभिन्न अन्य आधारों पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। इस वर्गीकरण को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने मैकाइवर एवं पेज का वर्गीकरण प्रस्तुत करूंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स बाय मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक समूह को 3 वर्गों में बांटा है। वर्ग 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, क्षेत्रीय समूह या टेरिटोरियल ग्रुप। क्षेत्रीय समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्र, पड़ोस, गांव, नगर, देश, जनजाति आदि। दूसरा, हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन नहीं होता। ये दूसरे प्रकार के समूह हैं। इंटरेस्ट कॉन्शियस ग्रुप्स विदाउट डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन। ये वे समूह हैं जो अपने हितों के बारे में सचेत हैं, किंतु इनमें निश्चित संगठन की कमी होती है। क्योंकि ये अपने इस समूह के लोग अपने हितों को एक समझते हैं, इसलिए इनके सदस्यों में समान प्रवृत्ति पाई जाती है। एक समूह से दूसरे समूह में जाने की इच्छा या पद प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति भी इनमें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए वर्ग, जाति, शरणार्थी समूह, समान तथा असमान रुचि वाले समूह इत्यादि। तीसरा प्रकार जो मैकाइवर एवं पेज प्रस्तुत करते हैं वह है हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन होता है। इंटरेस्ट कॉन्शियस ग्रुप्स विद डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन। ये वे समूह हैं जो अपने हितों के बारे में सचेत होते हैं तथा संगठित भी होते हैं। इन समूहों की सदस्य संख्या निश्चित होती है। इनके उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। उदाहरण के लिए परिवार, पड़ोस, क्लब आदि। इसी श्रेणी में कुछ समूह ऐसे भी होते हैं, इस प्रकार के भी होते हैं, जिनकी संख्या तो अधिक होती है, लेकिन इनके संगठन में औपचारिकता होती है, जैसे राज्य, चर्च, श्रमिक संगठन। तो ये था मैकाइवर एवं पेज का वर्गीकरण। क्षेत्रीय समूह टेरिटोरियल ग्रुप, हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन नहीं होता, इंटरेस्ट कॉन्शियस ग्रुप्स विदाउट डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन एंड, और तीसरे नंबर पर हितों के प्रति चेतन समूह जिसका निश्चित संगठन होता है, इंटरेस्ट कॉन्शियस ग्रुप्स विद डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं समनर के वर्गीकरण पे। समनर 2 प्रकार के श्रेणियों में सामाजिक समूह को बांटते हैं। अंतः समूह, इन ग्रुप एवं बाह्य समूह या आउट ग्रुप। अंतः समूह
क्या है? सबसे पहले हम इसे देखते हैं। अंतः समूह उन समूहों को कहते हैं जिनके साथ व्यक्ति पूर्ण एकात्मकता या तादात्म्य स्थापित करता है। इन समूहों में अपनत्व की भावना देखने को मिलती है। अंतः समूह के सुख को व्यक्ति अपना सुख मानता है और अंतः समूह के दुख को व्यक्ति अपना दुख मानता है। समूह का अस्तित्व स्वयं का ही अस्तित्व मानता है। इस ग्रुप के अंतः समूह के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। सदस्यों के मध्य भावनात्मक संबंधों का बंधन पाया जाता है। अंतः समूह सदस्यों की दृष्टि में उनका अपना समूह होता है। एक समूह के सदस्यों के लिए जो अंतः समूह होता है, दूसरे समूह के सदस्यों के लिए वही बाह्य समूह होता है। अंतः समूह प्राथमिक भी हो सकते हैं और वे द्वितीयक भी हो सकते हैं। वे स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। बाह्य समूह या आउटग्रुप। अब हम देखते हैं कि बाह्य समूह क्या है। कोई व्यक्ति बाह्य समूह का उल्लेख अपने अंतः समूह के संदर्भ में ही करता है। बाह्य समूह के लिए वे या अन्य जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। बाह्य समूह में जो गुण पाए जाते हैं वे अंतः समूह के गुणों के विपरीत ही होते हैं। व्यक्ति इन्हें दूसरों का समूह समझता है। बाह्य समूहों के प्रति मन में दूरी, अलगाव, खिन्नता, घृणा, प्रतिस्पर्धा एवं पक्षपातपूर्ण भाव रहते हैं। यह भावना यदा कदा ईर्ष्या या वैर का रूप भी लेती है। अंतः समूह एवं बाह्य समूह में प्रमुख अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर यह है कि अंतः समूह को व्यक्ति अपना समूह मानता है, अर्थात इसके सदस्यों में अपनत्व की भावना पाई जाती है, जबकि बाह्य समूह को व्यक्ति पराया समूह मानता है, अर्थात इसके सदस्यों के प्रति अपनत्व की भावना का अभाव पाया जाता है। दूसरा, अंतः समूह के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है, जबकि उनमें बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति विरोधपूर्ण भावनाएं पाई जाती हैं। तीसरा, अंतः समूह के सदस्यों में पाए जाने वाले संबंध घनिष्ठ होते हैं, जबकि बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति घनिष्ठता पाई नहीं जाती। चौथा, अंतः समूह के सदस्य अपने समूह के दुखों एवं सुखों को अपना दुख या सुख मानते हैं, जबकि बाह्य समूह के प्रति इस प्रकार की भावना का अभाव देखने को मिलता है। पांचवा, अंतः समूह के सदस्य प्रेम, स्नेह, त्याग व सहानुभूति के भावों से जुड़े होते हैं, जबकि बाह्य समूह के प्रति द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा एवं पक्षपात के भाव पाए जाते हैं। छठा, अंतः समूह के सदस्यों में अपने समूह के कल्याण के सामने व्यक्तिगत हितों की शिथिलता पाई जाती है, जबकि बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति संदेह, घृणा एवं भेदभाव पाया जाता है। सातवां, अंतः समूह का आकार तुलनात्मक रूप में छोटा होता है, जबकि बाह्य समूह का आकार तुलनात्मक रूप में बड़ा होता है। आठवां, अंतः समूह का लक्षण सामान्य हित है, जबकि बाह्य समूह का इन हितों में संघर्ष है। ये थे समनर का वर्गीकरण। इसके बाद अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ चार्ल्स कूले का वर्गीकरण।
चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा, जिसे उन्होंने प्राइमरी ग्रुप के नाम से अ, संज्ञा दी। उनके अनुसार, उनकी परिभाषा के अनुसार, प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। इस प्रकार के समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं और वह भी मुख्यतः इस अर्थ में कि वे व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव तथा आदर्शों के निर्माण में मूलभूत होते हैं। कूले ने प्राथमिक समूहों को 3 प्रमुख उदाहरणों के द्वारा समझाया है। पहला है परिवार या फैमिली, दूसरा है क्रीड़ा समूह या प्ले ग्रुप, और तीसरा है पड़ोस या नेबरहुड। इसके विपरीत द्वितीयक समूहों की अवधारणा या सेकेंडरी ग्रुप की अवधारणा कूले ने नहीं दी है। कई पुस्तकों में इसे कूले की अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कूले ने मात्र इतना ही कहा है कि द्वितीयक समूहों में घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है और इसमें प्राथमिक समूह की सभी विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। कॉरपोरेशन, श्रोतागण, क्लब, राष्ट्र, चर्च, व्यावसायिक संघ आदि द्वितीयक समूह के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद हम आते हैं मिलर के वर्गीकरण पे, क्लासिफिकेशन बाय मिलर। मिलर ने 2 प्रकार के समूह बताए हैं। एक है उदग्र समूह या वर्टिकल ग्रुप और दूसरा है क्षैतिज समूह या हॉरिजॉन्टल ग्रुप। उदग्र समूह के बारे में वे कहते हैं कि विभिन्न खंडों में उदग्र समूह स्तरीकृत होता है और उनसे सामाजिक दूरी का बोध होता है। इनमें ऊंच और नीच का संस्करण पाया जाता है। और क्षैतिज समूह के बारे में वो कहते हैं कि क्षैतिज समूह में सामाजिक समानता का पता चलता है। इनके सदस्यों की स्थिति समान होती है, जैसे कवियों का वर्ग या श्रमिकों का वर्ग आदि। एक महत्वपूर्ण अवधारणा सामाजिक समूह के संदर्भ में जो हमारे सामने आती है वह है संदर्भ समूह की अवधारणा। यह एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हाइमन द्वारा सन 1942 में किया गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक परिस्थिति का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, एक ऐसी कृति है जिसके प्रकाशन के बाद संदर्भ समूह की अवधारणा समाजशास्त्र में अधिक प्रचलित हुई। समाजशास्त्र में इस अवधारणा को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन को दिया जाता है, जिन्होंने द अमेरिकन सोल्जर नामक पुस्तक में से सामग्री लेकर अपने सैद्धांतिक विचारों को व्यावहारिक रूप से समझाने का प्रयास किया। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह की अवधारणा एक उपयोगी अवधारणा है, क्योंकि यह केवल व्यवहार को ही व्याख्या करने में सहायक नहीं है, अपितु स्व के मूल्यांकन के अध्ययन में भी सहायक है। जब हम लोग समूहों में रहते हैं तथा अपना मूल्यांकन अन्य लोगों या समूहों की तुलना में करते हैं,
जब हम अपने समूहों के मानदंडों का अनुपालन न करके किसी अन्य समूह के मानदंडों को स्वीकार करते हैं तथा उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहते हैं, तो उस समूह को हम संदर्भ समूह कहते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों का वह समूह जिसे हम आदर्श मानकर उसकी मान्यताओं के अनुसार अपने आप को ढालना चाहते हैं, संदर्भ समूह कहलाता है। कई बार संदर्भ समूह के स्थान पर कोई व्यक्ति विशेष भी ऐसा हो सकता है जिसकी तरह हम बनने का प्रयास करते हैं। इसीलिए संदर्भ समूह शब्द को समूहों के लिए ही नहीं अपितु व्यक्तियों अथवा सामाजिक श्रेणियों के लिए भी प्रयोग किया गया है।